नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर हाजिर हैं हम लेकर मंडी.com में बात खेती की, किसानी। लेकिन आज हमारी बात खेती से थोड़ा अलग हटके होने वाली है। आज हम बात करेंगे किसानों के संगठन की। लेकिन ये किसानों का वो संगठन नहीं है जिसकी बात मंडी.com में हम बार-बार करते रहे हैं, यानी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, एफपीसी के नाम से जिनको आप जानते हैं। उनके बारे में हम लगातार मंडी.com में चर्चा करते रहे हैं, उनके विभिन्न आयामों की बात करते रहे हैं, कैसे उनका गठन होता है, कैसे उसका बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम करते रहे हैं। लेकिन हाल ही के समय में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिस पर आप सबकी नजर भी रही होगी, आप सबने सुना होगा कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के रूप में एक नया मंत्रालय तैयार किया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय के अंदर किसानों के लिए जो सहकारी संगठन है, और देश में बहुत सारे अभी पैक्स हैं, करीब 60,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिनको पैक्स कहते हैं, वो चल रहे हैं। अब सहकारिता मंत्रालय के अस्तित्व में आने के बाद इसमें हमने देखा है कि सरकार कुछ तेजी भी लाना चाहती है। हाल में अमित शाह जी ने एक घोषणा भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में ये 60,000 जो संख्या है पैक्स की, उसको बढ़ा के सरकार 3 लाख तक ले जाना चाहती है। क्या है इसका मतलब, और पैक्स के आने से किस तरह से एफपीओज के साथ उसका सह अस्तित्व, अगर हम कहें कि पैरेलली उसका एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस में किस तरह से वो काम करेंगे, किसानों के लिए किस तरह से कुल मिलाकर उनका लाभ हो सकता है और किसान कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, इन सब बातों पर आज हम मंडी.com में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जिन खास मेहमान को अपने साथ हमने जोड़ा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. यादव जुड़े हैं। डॉक्टर जे.एस. यादव नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट मार्केटिंग एग्रीकल्चर बोर्ड, यानी जो राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड हैं, उनकी राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। धन्यवाद। डॉक्टर यादव, मैं पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि जो सहकारिता मंत्रालय बना है और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सरकार एक विशेष जोर, एक थ्रस्ट देना चाह रही है अब सहकारिता, जो कृषि किसानों की सहकारी समितियां हैं उन पे, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। सहकारिता बेसिकली सभी फील्ड्स में है, वो अकेला एग्रीकल्चर में ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी महत्ता एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर में सहकारिता का प्रमोशन इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ छोटी जोत है, छोटी काश्त है, और इकोनॉमिक साइज ऑफ लॉट बनाने के लिए हमें एग्रीगेशन जरूर करना पड़ता है। यदि एग्रीगेशन नहीं करते हैं तो इकोनॉमिक साइज ऑफ लॉट नहीं बनता, और अनइकोनॉमिक साइज ऑफ लॉट मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट करता है। ना उसको दूध ले जा सकते हैं, ना मैकेनाइजेशन हो सकता है, ना उसकी ग्रेडिंग शॉर्टिंग हो सकती है, छोटे छोटे लॉट्स की अलग अलग पहचान नहीं हो सकती। इसलिए एग्रीगेशन इज मस्ट। अब एग्रीगेशन के बहुत से मॉडल आए। सबसे पहले कोऑपरेटिव आया था सबसे पहले, उसके बाद सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उसके बाद फिर एफपीओज आई अभी, और फिर अब दोबारा कोऑपरेटिव की तरफ मूव हो रहा है। तीनों चारों ये अपने आप में ऑप्शंस देते हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे के कंपटीशन में है, बल्कि एक किसान को दूसरे किसान के साथ सहयोग करने के लिए या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव एक्ट ये कहता है किसी भी आदमी को फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है, और हेड काउंट्स के हिसाब से वोट मिलता है। ठीक इसके विपरीत कोऑपरेटिव से हटके कंपनीज एक्ट में जो प्रोड्यूसर्स कंपनी बन रही है, उनमें शेयर होल्डिंग के बेस पर वोटिंग राइट्स होते हैं। यदि मेरे 51% शेयर हैं तो मेरी वोटिंग राइट्स 51% कम से कम है। उसी तरह डिविडेंड्स वैसे बढ़ते हैं, उसी तरह लोन लेते हैं, लोन की लायबिलिटी भी उन इंडिविजुअल्स पे पड़ती है। बट कोऑपरेटिव में वो इंडिविजुअल की लायबिलिटी एक हेड काउंट तक ही होती है। जी, ये एक बहुत अच्छा
मैं तो कहूंगा स्ट्रेंथन करने का भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास। डॉक्टर यादव, इसी जो आपने कहा है इसी पे मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ इसको कि ये तो रेगुलेशंस की बात हो गई, नियमों कानूनों की बात हो गई, जो कि सरकार तय कर रही है कि कहाँ पर पैक्स का गठन होगा, कैसे एफपीओ का गठन होगा। लेकिन किसान के लिहाज से अगर हम देखें तो उसके लिए इसकी वर्किंग, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए या वो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए। देखिए, आप इसके लिए 2 मिनट के लिए गांव में उतर जाइए, गांव में स्वयं किसान बन के देखिए, एक फसल पैदा करने वाला बनिए। 2 तरह की फसलें, एक गेहूं जो चना फूड ग्रेन पल्सेस ग्रो करते हैं, एक वेजिटेबल्स ग्रो। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ज्यादा वेजिटेबल्स में है, फूड ग्रेन पल्सेस में कोई ज्यादा नहीं बची, क्योंकि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी अच्छी हो गई। आज बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी जो बच रही है वो फल सब्जियों में। तो आप एक किसान फल सब्जी का बन के देखिए, और चारों आपके सामने ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि गांव में नया युवा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आके कहता है कि कंपनीज एक्ट में एफपीओ बनाते हैं, कंपनी एक्ट में जाएंगे। एक साथ में दूसरा पुराने सरपंच कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। अब वहां इंडिविजुअल को ये फैसला लेना है कि मेरी कितनी बड़ी साइज है, मैं इंडिविजुअल के एक वोट एक राइट में पार्टिसिपेट करूं, या कंपनी एक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करके, ज्यादा इन्वेस्ट करके, ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सेदार बनूं, भागीदार बनूं। वो एकदम दोनों पार्ट कंप्लीटली दोनों अप्रोच अलग अलग। तो एक ऑप्शन मिल गई, कोई आदमी इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट लेना चाहता है, मल्टीपल एक्टिविटी में जाना चाहता है, मल्टी सोर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाना चाहता है। से फॉर एग्जांपल एक आदमी कहता है कि हम आज फल सब्जी इकट्ठी कर रहे हैं, कल पराली इकट्ठी करेंगे, पराली करके भूसा इकट्ठा करेंगे, स्टेम इकट्ठी करेंगे, रेजिड्यू इकट्ठा करके किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो उसके मल्टी सोर्स एक्टिविटी हो जाती है। कोऑपरेटिव में दिक्कत ये रहती है, कोऑपरेटिव में जो एक्टिविटी जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया वो वही एक्टिविटी करेगी। तो एक ये खुला हुआ ज्यादा खुली अप्रोच है, इसमें सीमित अप्रोच है। जो कंसंट्रेट करके एक ही एक्टिविटी में रहना चाहते हैं वो कोऑपरेटिव। जी डॉक्टर यादव, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है छोटी से ब्रेक का, लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मंडी टॉक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज कोऑपरेटिव्स पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स और उनपे हाल ही में जो केंद्रीय सरकार का नया जोर दिख रहा है उसको किस तरह से समझा जा सकता है, उसके क्या परिणाम किसानों के लिए देखने को मिल सकते हैं और किसान उनका किस तरह लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर जगवीर सिंह यादव, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स। डॉक्टर यादव, ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से दोनों में जो एफपीओ है और जो पैक्स है उनमें फर्क क्या है और किस तरह के किसान को कहां पर जाना चाहिए, किन आधारों पर किसान वो फैसला कर सकते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन
अगर बिजनेस एफिशिएंसी के लिहाज से देखें, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर आपसे मैं किसान के तौर पे ये सलाह मांगने आऊं कि मैं दोनों ही स्थितियों में कंफर्टेबल हूं, मैं एक एफपीओ भी बना सकता हूं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकता हूं, बिजनेस एफिशिएंसी मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी संगठन है वो ज्यादा मुनाफा कमाए, मेरे किसानों को ज्यादा फायदा मिले, आपकी सलाह क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, पूरी दुनिया में इस पर बहस चल रही है। यदि आप यूरोप के कोऑपरेटिव्स देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल है, आउटस्टैंडिंग है। और हमारे यहाँ भी यदि अमूल को देखें कितना बढ़िया सक्सेसफुल है। महाराष्ट्र में भी महाग्रेप, महामैंगो जो कोऑपरेटिव्स हैं बहुत सक्सेसफुल है। इसके पीछे प्रोफेशनलिज्म है। मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू मैनेज दैट ऑर्गेनाइजेशन। हरियाणा, पंजाब जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स में कोऑपरेटिव नहीं है सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें सबसे भारी समस्या कोऑपरेटिव में यही आती है कि जब बिजनेस की बात आती है तो लोगों का इंडिविजुअल डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट वो कम हो जाता है, बिलोंगिंगनेस कम हो जाती है, क्योंकि हर आदमी सोचता है मेरा तो एक ही आएगा, मेरा तो एक वोट, एक हेड ही आएगा, मैं एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं, क्यों एक्स्ट्रा को पैसा दूं, क्यों टाइम दूं, क्यों एनर्जी लगाऊं, क्यों अपना प्रोफेशनलिज्म दूं, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं बट मैं क्यों कोऑपरेटिव को दूं। वहां एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, इसलिए वहां के प्रॉफिट, जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है, जो इकोनॉमिक मोटिवेशन है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और कंपनीज एक्ट में ये है, जितना कमाओगे, जितना डालोगे, उतना ही आपका अपना है, उन्हीं लोगों का है, उसी हिस्से से बटेगा। तो एफिशिएंसी वाइज और हमारे पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि एफपीओज की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हुई है। और यदि उनको स्टार्टअप्स के साथ, इंक्यूबेशन के साथ लिंक करके उनमें प्रोफेशनलिज्म शुरू में इंड्यूस कर दिया जाता है तो उनके तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यदि ये का ये मॉडल इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का कोऑपरेटिव में भी ला के देखें तो हो सकता है अच्छे रिजल्ट आ जाएं, जो अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए। बट एज ऑन डेट एफिशिएंसी कंपनीज एक्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा। जी, अगर दोनों ही मॉडल्स की अगर हम बात करें, समस्याओं की बात करते हैं, नकारात्मक जो पक्ष है उसको पहले अगर लेते हैं, जैसा आपने कहा कि एक तो बड़ा कारण रहा है जिससे कि कई सारे इलाकों में, अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें तो कृषि समितियां, जो कृषक समितियां हैं, वो बहुत सफल इसलिए नहीं हो पाई कि उसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं क्यों मेहनत करूं अगर उसका लाभ मुझे उस परिमाण में नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे राज्यों में जो किसानों से अलग समूह हैं, कुछ जिनके अपने निहित स्वार्थ रहे हैं, वो कृषि समितियों पर बहुत हावी हो गए हैं। उसकी वोटिंग और उसका पूरा स्ट्रक्चर, प्रशासन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, जिसके कारण कि एक तरह से कहा जाए, जो आपने भी एक तरह से संकेत किया कि एफपीओज का जो मॉडल आया, उसको लेके आया गया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है। लेकिन अब जो नया एक जोर सरकार ने दिया है समितियों को, और निश्चित तौर पे सरकार समितियां योपैक्स है उनको सफल करना चाहती है, तभी एक नए जो जोश के साथ इस पे जोर दिया जा रहा है। तो इसमें फर्क क्या होगा पिछले समय से और अब के समय में? किस तरह से उन चीजों को रोका जा सकेगा जिनमें कि पहले गड़बड़ियां हुई? आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। यदि उन स्टेट्स में जहां जहां कोऑपरेटिव अच्छी हैं, उनमें राजनीति को देखें तो अधिकतर लोग कोऑपरेटिव के रूट से ही आते हैं, और वहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तहत होती है। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें ये कृषि विभाग के तहत आती है एपीएमसी, जहाँ किसानों का बेचने खरीदने की एक तरह से वर्चस्व रहता है। वही का वही आप गुजरात या महाराष्ट्र, गोवा, उधर देखें, जहां जहां कोऑपरेटिव, वहां ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आती है। इनको स्टार्टअप का बेनिफिट दिए जाएं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये नया जो इनिशिएटिव है भारत सरकार का, ये ज्यादा अच्छी तरह काम। जी, हमारी ये चर्चा जारी है, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हम डॉक्टर यादव से पूछेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव किसानों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स कोऑपरेटिव किस तरह से कुछ नई चीजें किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं जो उनको अभी तक पहले चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से हो चाहे वो एफपीओज के माध्यम से हो, जो चीजें उनके पास उपलब्ध नहीं थी, कैसे वो इनका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार अब चाहती है कि किसान कोऑपरेटिव्स भी बनाएं, कोऑपरेटिव से भी जुड़ें और इस तरह से अपना फायदा वो बढ़ाएं खेती के लिहाज से। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर जगबीर सिंह यादव, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट मार्केटिंग एग्रीकल्चर बोर्ड्स के। डॉक्टर यादव, मैं नकारात्मक पक्ष की बात कर रहा था और एक मैंने आपसे कोऑपरेटिव के बारे में बात की जिसका बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया। मैं एफपीओ के बारे में थोड़ा आपसे ये समझूंगा उसको कोऑपरेटिव से जोड़ते हुए कि एफपीओ की जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, वो एक तो फंडिंग की समस्या है और दूसरा उसके एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या है कि अगर उसको बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोई मिल गया सीईओ के तौर पे तब तो अच्छा, नहीं तो धीरे धीरे उसकी सक्रियता खत्म हो जाती है। अगर कोऑपरेटिव्स के साथ इसकी तुलना की जाए तो कोऑपरेटिव में फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह के प्रावधान है और वो किस तरह से एफपीओ से अलग है? जहां तक एक्सटर्नल लोन की बात है, उसकी नजर में कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या एफपीओ हो, एक्सटर्नल लोन मीन्स बैंक लोन है, नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन एक चीज है, बट लोन लेना या तो एक्सटर्नल लोन लेंगे या इंटरनल लोन लेंगे कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें, मेंबर्स से लोन लें, उसमें कंपैरेटिवली ये मानते हैं इजी एंड कम फॉर्मेलिटीज के साथ कोऑपरेटिव इज बेटर ऑप्शन। और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भी काफी पैसा है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स उनके पास है। बट एफपीओ के साथ भी उतना ही मैं तो मानता हूँ कि एफपीओ इज ए बेटर चॉइस, क्योंकि एफपीओ बनते ही आज बैंकर क्या देखता है? रीपेइंग कैपेसिटी, उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें ट्रेनिंग है, उसका आइडिया बहुत अच्छा है, उनके प्रोडक्ट ठीक है, उनकी ड्राइंग पावर अच्छी है, उनकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अच्छी है, देयरफॉर लोन दे दो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एफपीओ को लोन की दिक्कत आती है। हाँ, इनिशियल कैपिटल की आती है, इक्विटी की आती है, ये दोनों कम एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। कोऑपरेटिव में बनाना अलग बात है, एंटरप्रेन्योर बनाना दूसरी चीज है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी रोचक बात आपने कही कि कोऑपरेटिव और एफपीओ को जब हम आमने सामने करके देख रहे हैं तो कोऑपरेटिव एक तरह से किसानों को संगठित करके किसान के तौर पे उनका विकास करते हैं। एफपीओज किसानों को एक लेवल ऊपर लेके जाती हैं, उनको एग्री एंटरप्रेन्योर्स में बदलती है। तो क्या कोऑपरेटिव्स को एक मिड लेवल का, एक मध्यम चरण का एक संस्थान हम मान सकते हैं कि हम ये माने कि कोऑपरेटिव से जो एम्पावरमेंट होगी किसानों की, उससे बाद में आखिर उसी में से कुछ किसान निकल के फिर एफपीओज भी बना सकते हैं और एफपीओज के तौर पे भी काम कर सकते हैं, या कोऑपरेटिव जो बन गया वो कोऑपरेटिव ही होगा, एफपीओ ही होगा? थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, कोई भी आदमी जो कोऑपरेटिव का मेंबर है वो कोई कितनी भी कंपनी कितनी बना ले,
कोऑपरेटिव एक्ट में भी ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपनी कंपनी बना सकती है, वो कहीं भी इक्विटी डाल सकती है। ये पहले नहीं होता था, आज से 20 साल पहले, बट अब ये आ गई है। कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड सोसाइटियां अपनी इक्विटी कहीं भी डाल के नई कंपनी खड़ी कर सकती है। तो एज संस्था, एज समिति, सहकारी समिति भी आप एक एफपीओ अपनी बना सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स की तो यहाँ जैसे मैंने पहला ही बताया, फ्री एग्जिट फ्री एंट्री है, कोई किसी तरह की पाबंदी है ही नहीं, तो वो तो कभी भी किसी तरह की अपनी एफपीओ बना ले। और ये आपने सही कहा, ये दूसरे लेवल पर, दूसरे स्तर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने स्तर पर बहुत लंबे समय की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आपने इकट्ठा तो कर दिया, और सेल्फ सस्टेनिंग, अपनी इनकम से आगे बढ़ने की जो तत्परता है, प्रोपेंसिटी टू ग्रो मोर है, वो कोऑपरेटिव में कंपैरेटिवली कम रहती है। तो कोऑपरेटिव से एकदम आदमी एफपीओ में जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल जाए चाहे ग्रुप में जाए। जी, यानी बहुत साफ तौर पे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जब हम ये सुनते हैं कि पिछले साल जो घोषणा सरकार ने की थी कि 10,000 एफपीओज बनाए जाएंगे अगले 5 साल में, और अब अगर हम ये सुन रहे हैं कि 60,000 जो पैक्स है उनको बढ़ा के 3 लाख किया जाएगा, तो ये कहीं आपस में एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो क्योंकि हमने कई जगह देखा है गांवों में कि एफपीओज के बारे में जागरूकता बहुत कम है, एक नया कॉन्सेप्ट है, किसानों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन पैक्स के बारे में लगभग मैंने देखा है कि जिन जगहों पर, यहाँ तक कि बिहार जैसे राज्यों में जहां एपीएमसी नहीं है, वहां भी पैक्स हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। तो शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है जो जिस तरह से जोर बढ़ाया गया है। आखिर में डॉक्टर यादव, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये समझना चाहूंगा कि जो कोऑपरेटिव्स बन रही हैं, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अमूल एक खड़ा हो गया लेकिन दूसरा अमूल हम क्यों नहीं पैदा कर पाए। तो क्या जो नया थ्रस्ट होगा, जो नए बदलाव हुए हैं, कई चीजें आपने कहा कि जो पहले कोऑपरेटिव्स में नहीं थी, जो कि अब इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में कुछ और अमूल देखने को मिलेंगे? मुझे याद आता है, एक बार हम एनडीडीबी से बात कर रहे थे, तो हमने पूछा आप कोऑपरेटिव हैं या कंपनी हैं या भारत सरकार का संस्थान है? उन्होंने कहा हम तीनों हैं। क्यों? जब तक अकेले कोऑपरेटिव हैं हम सक्सेस नहीं हो सकते, जब तक अकेले भारत सरकार की संस्थान है हम नहीं हो सकते, अकेले कंपनीज एक्ट में है हमारे पास किसान नहीं आ सकता। तो हम तीनों मिक्स मॉडल है, और एग्जैक्ट यही मॉडल है। यदि आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, कोऑपरेटिव कभी नहीं चल सकती। चलो, ब्रांडिंग तो हमारी लोकल अलग हो सकती है, क्योंकि कोऑपरेटिव ज्यादातर कमोडिटी बेस्ड है आपको, और सेक्टोरल बेस्ड है। आपको कॉबलर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी, तो मैंगो ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी डॉक्टर यादव, आपको वेजिटेबल्स की मिलेगी, कोई और मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, बहुत अच्छी चर्चा हमारी रही है और बहुत कुछ मुझे भी सीखने जानने को मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो किसान भाई हुए जो सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कोऑपरेटिव्स के बारे में जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव हमारे साथ जुड़ने के। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।